नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 20 जुलाई 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हमारा आर्टिकल होगा उबेर फाइल्स के बारे में, दूसरा किल स्विच, तीसरा जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, चौथा फॉरेक्स रिजर्व और पांचवा जागृति मैस्कॉट के बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ। उबेर फाइल्स के बारे में देखिए हुआ क्या है। आप सभी जानते हैं कि उबेर जो कंपनी है ये क्या करती है, कार रेंटल सर्विस प्रोवाइड करती है। जिस किसी को भी कहीं पे जाना है वो इसके जो उबेर ऐप है उससे गाड़ी को बुक करे और वो गाड़ी आपके जहाँ पे आप खड़े हो आपकी लोकेशन पे आ जाएगी, आपको पिक करेगी और आपको आपके डेस्टिनेशन पे क्या कर देगी, छोड़ देगी। तो ये इसकी सर्विसेज है। ये लगभग 2010 में स्टार्ट हुई थी। तो हुआ क्या है अभी कि एक बड़ी दुखद घटना हुई कुछ दिन पहले कि जो उबेर का एक ड्राइवर था उसमें एक लेडी कस्टमर बैठी हुई थी, लेडी पैसेंजर बैठी हुई थी। तो उस उबेर के ड्राइवर ने उस लेडी का रेप कर दिया। तो ये जो जैसे ही मामला बहुत ही लाइमलाइट में आया, न्यूज में आया, तो काफी जो है वो होने लगे, डिस्कशंस होने लगे, काफी इसका प्रोटेस्ट होने लगा। तो एक क्या है, एक आपके जो जो जर्नलिस्ट का ग्रुप है जिसका नाम है कि इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। तो कंसोर्टियम का मतलब यहाँ पे यही होता है कि भाई समूह, एक तरह से ग्रुप। इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट होते हैं उनका समूह होता है, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल क्या नाम कंपनी है, मतलब फॉरेन कंपनी है। तो वो जो था इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। और इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये पाया कि इस कंपनी के ऑपरेशंस में बहुत धांधलेबाजी हो रही है। तो ये जो अपने ऑपरेशन चला रही है बड़े गंदे तरीके से धांधलेबाजी से चला रही है। ये कुछ कुछ गलत प्रैक्टिसेस का यूज करके अपना रेवेन्यू को बढ़ा रही है और आपके अपने एम्प्लॉयज पे ध्यान नहीं दे रही है। जैसे ड्राइवर हो गए, पैसेंजर हो गए, उनकी सेफ्टीज पे ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट ने जहां जहां जिस कंट्रीज में ये अपने ऑपरेशन चला रही है, लगभग 70 कंट्रीज से ज्यादा है और 10,000 सिटीज में ये अपने ऑपरेशन चला रही है। इन सभी उसमें जितने भी इनके ड्राइवर्स है और जो भी पैसेंजर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन सब की जो सेफ्टी और उन सब की जो हर तरह से जो ध्यान रखी जानी चाहिए, जैसे कि आपके पैसे की पॉइंट ऑफ व्यू से लो, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लो, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लो, जो रूल रेगुलेशन को ताक पे रखा जा रहा है, हर चीज को ताक पे रखा जा रहा है। बस इस कंपनी को अपना रेवेन्यू बढ़ाने से मतलब है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि ये कि जो मैनर है, जिस मैनर में ये उबेर अपने वो ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रही है, वो बड़े ही गलत तरीके से किया जा रहा है। तो ठीक है, थोड़ा सा पहले इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी स्टार्ट हुई ये 2010 में स्टार्ट हुई। इसने अपने आप को ग्लोबली एक्सपेंड कर लिया। ये लगभग 70 कंट्रीज, कहीं पे 70 लिखा हुआ है, कहीं पे 100 लिखा हुआ, पर अभी मान लेते हैं हम 70 कंट्रीज में अपना ऑपरेशन चला रही है और लगभग 10,000 सिटीज में। ठीक है, जो 70 कंट्रीज है उसकी 10,000 टोटल अगर देखा जाए, 10,000 सिटीज में अपना ऑपरेशन चला रही है। पूरे ग्लोबली कनेक्टेड है, ग्लोबल मार्केट को इसने ग्रैब किया हुआ है। ये वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा वैल्यूड स्टार्टअप कंपनियों में से इसका शुमार है, इसका नाम आता है। और ये इसलिए जानी जाती है, इसलिए ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि देखो हर आदमी को क्या चाहिए, हर तरह की जो सर्विस चाहिए क्विक चाहिए। आप कुछ भी चाहे, मतलब आपको पिज्जा चाहिए तो पिज्जा 5 मिनट में आ जाए। तो देखो पिज्जा का जितने भी पिज्जा डिलीवरी सर्विसेज है, जितने भी आपके जैसे डोमिनोज हो या आपका और कोई भी पिज्जा हो, तो वो सब क्या है कि बहुत जल्दी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी सर्विस प्रोवाइड करने में तो क्या है, जो आपके डिलीवरी बॉय है उनकी हेल्थ, उनका मेंटल लेवल, उनके आपकी लाइफ तो स्टेक पे लग जाती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं सर्विस में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो यही सब चीजें हैं, बस अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये सब प्रैक्टिसेस की जाती है। तो ये इजीली अवेलेबल कैब प्रोवाइड करती है कि बहुत जल्दी आपको कैब प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, और बहुत ही कम प्राइस पे प्रोवाइड करती है, इसलिए ज्यादा पॉपुलर है। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में लगभग 9.5 करोड़ राइडर्स ने इसकी सर्विसेज को अभी तक कंज्यूम किया है। तो अगर बात इसके एम्प्लॉयज की करें, तो जो वर्ल्ड वाइड जो इसके एम्प्लॉयज है, तो वो इतने ज्यादा लार्ज स्केल पे है, मिलियंस में है। तो इसलिए ज्यादा पॉपुलर है और इंडिया में ही खाली 6 लाख ड्राइवर्स पार्टनर है इसके। ठीक है, तो ये तो हमने कंपनी की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हुए अब इश्यूज की बात कर लेते हैं कि जो ये आपका कंसोर्टियम है, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का जो ये कंसोर्टियम है, समूह है, इन्होंने क्या धांधलेबाजी पाई। तो पहले पहले धांधलेबाजी तो ये मिली कि जो रेगुलेशंस होता है वो इनको सबको बाईपास कर रही है, जो रूल एंड रेगुलेशन है उनको सबको बाईपास करके ये क्या कर रही है, ये अपना फायदा बढ़ा रही है। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है कि ये अपना फायदा बढ़ा रही है सभी रेगुलेशंस को बाईपास करके। और दूसरा एक वर्ड आता है कट कॉर्नर्स टू एक्सपेंड इट्स बिजनेसेस। तो ये अब कट कॉर्नर का मतलब यही है कि तेजी से कोई काम को जैसे तैसे कर डालना।
कि बस हमें ए से बी पे पहुंचना है। ए से बी पे पहुंचने के लिए यहाँ से ए से किसी कस्टमर को किसी आपके उसको इन्होंने उठाया, अपने कस्टमर को उठाया और बी पे उसको पहुंचाना है। अब ए से बी पे पहुंचाने के लिए तो रास्ता तो रोड तो ये है सही, पर ये क्या करे, कट्स मारे। कट्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि ये जो कट वर्ड यूज किया गया है ये इसलिए यूज किया, मैं बोल रहा हूँ कट मारे मतलब शॉर्टेस्ट पाथ या टेढ़े मेढ़े पाथ को या ऐसे रास्तों से लेके जाया जाएगा जहां पर जाना नहीं चाहिए, या कॉन्फ्लिक्टेड एरिया आ जाए, या ब्लाइंड स्पॉट्स है। वो जैसे यहाँ पे लिखा हो रेगुलेटरी ग्रे एरियाज और ब्लाइंड स्पॉट्स। तो अगर हम इनकी बात करें रेगुलेटेड ग्रे एरियाज की, रेगुलेटेड ग्रे एरियाज वो होते हैं जहाँ पे जाने मनाही होती है, जहाँ पे आपकी क्या सेफ्टी जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, तो या ये कहिए कि द एरियाज ऑफ अनसर्टेनिटी और इनडिटर्मिनेसी, तो वो रेगुलेटेड ग्रे एरियाज होते हैं। ठीक है, दूसरा है ब्लाइंड स्पॉट्स। ब्लाइंड स्पॉट्स वो होते हैं कि जो एरियाज में जहाँ पे व्हीकल्स पे ना, देखो हर चीज की एक मतलब विजिबल डिस्टेंस होती है कि ड्राइवर कितनी दूर तक आपका दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है। अगर वो ऑब्जेक्ट्स ना दिखाई दे, जैसे धुंध कोहरा पड़ रहा होता है, तो जब कोहरा पड़ रहा होता है तो एक्सीडेंट उस टाइम पे बहुत ज्यादा होता है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ब्लाइंड स्पॉट्स वाली कंडीशन है, कोहरे जैसी कंडीशंस यहाँ पर क्रिएट मतलब क्रिएट हो जाती है एक तरह से, कि ऐसे एरियाज में जहाँ पे ज्यादा डस्ट है, जहाँ पे ज्यादा कोहरा है, या जहाँ पे आपकी चीजें दिखाई नहीं दे रही है, तो वहां पे आप ब्लैटेंटली और मतलब बहुत स्पीडली क्या नाम ड्राइव करते हो। तो इससे क्या आता है, ड्राइवर की भी और आपके पैसेंजर की भी जो वो है सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये रेगुलेटरी ग्रे जोन्स और ब्लाइंड स्पॉट्स का कंसेप्ट ये था। और दूसरा यही था कि जब आप ऐसी चीज करोगे तो रेगुलेशन तो बाईपास हो ही गए। ठीक है, कट कॉर्नर कहने का मतलब आप बस ए से बी तक पहुंचने के लिए और सर्विस को अपनी फास्टेस्ट बनाने के लिए और जल्द से जल्द वो करने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप शॉर्टेस्ट पाथ को वो कर रहे हो, एडॉप्ट कर रहे हो। और आपके रेगुलेटर जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ ए से बी तक जाते तो ए से बी के बीच में मान लीजिए दो वो पड़ते हैं, आपके ट्रैफिक सिग्नल पड़ते हैं, पहला ये और सेकंड ये। तो अब आपके पास जो गाड़ी है वो क्या है, आपका पोल्यूशन वो नहीं है, ऑथराइज नहीं है, यानी कि उस पर आपने पोल्यूशन का सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो चुका है। दूसरा पोल्यूशन वो क्या नाम, और आपका जो ड्राइवर है उसके पास आपका आरसीसी नहीं है या आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो अब इन दोनों ट्रैफिक क्या नाम पोस्ट से बचेगा ना, तो दूसरी रास्तों से निकलेगा। दूसरे रास्ते ऐसे हो सकते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, टूटे हुए हो सकते हैं, और जहाँ पे आपकी पैसेंजर की, ड्राइवर की और गाड़ी की भी सेफ्टी को क्या नाम कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है। दूसरे आगे बढ़ता है ग्रे बाल और जियो फेंसिंग। ये दो वर्ड है, एक तरह से टेक्नोलॉजी टूल है, सॉफ्टवेयर है। ग्रे बाल क्या है, जैसे जो कि ये आपका ऐप है, उबर का ऐप है। उबर के ऐप में अगर मान लो कोई पैसेंजर यूज कर रहा है तो वो दिखा रहा है गाड़ी को कि जस्ट आपके पास पहुंचने वाली है, मगर क्या करे, ओ सॉरी, गाड़ी आपकी मान लो 5 किलोमीटर दूर है। मगर ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, ग्रेबाल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये इसे आपको फील नहीं होने देगी कि आपका चेंज कर दिया है, वैल्यू चेंज कर दिया, मगर वो आपको दिखाएगी कि गाड़ी आपसे 10 कदम दूर है। कि आपके माइंड में ये आएगा ना, अरे 10 कदम दूर ही था, वेट कर लेते थोड़ा सा, वरना अगर उसमें दिखाएगा 5 किलोमीटर दूर है तो आप तो कैंसिल करके दूसरी गाड़ी को बुक कर लोगे या दूसरी गाड़ी को पिक करके चले जाओगे। तो उसका तो नुकसान हो गया, कंपनी का, उबर का तो नुकसान हो गया। आप ओला को पिक कर लोगे, ओला को रेंट कर लोगे, हायर कर लोगे। तो ये इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी उबेर ऐप में नहीं होती है, ये टेक्नोलॉजी अलग से इस्तेमाल करता है। ये टेक्नोलॉजी क्या आपके ये नहीं करते, ड्राइवर इस्तेमाल नहीं करते, ये टेक्नोलॉजी जो आपके उबर के इंजीनियर्स है वो इसका इस्तेमाल करते हैं कि मैनिपुलेशन करने के लिए, जिससे कि उनका रेवेन्यू बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को वो हायर कर सके। जियो फेंसिंग का भी मतलब कंसेप्ट ये है, यही है कि जियो फेंसिंग दिखा एक एरिया, वर्चुअल एरिया बाउंड्रीज को आपको ये एनहांस कर देता है कि हम इतने एरिया में फैले हुए हैं, यहाँ तक है हमारी अप्रोच, यहाँ तक है। तो ये सब कंसेप्ट का ये गलत तरीके से यूज करती है, जिससे कि ये आगे बढ़े रहे। लॉ एनफोर्समेंट कहते हैं ना, कानून से 2 कदम आगे रहना, कि अगर कानून इन्हें यहाँ पे पकड़ सकता है, लॉ के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे फेल हो जाते हैं, तो अब वो 2 कदम आगे रहेंगे इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जिससे कि ये फाइन भरने से बच सके। तो ये सारी प्रैक्टिसेस को यूज करता है। ठीक है, इस पर मैं बहुत बोल लिया, मगर ये समझाना जरूर था। आगे बढ़ता है, इससे दोनों की, राइडर की और ड्राइवर की जो वो है
क्या नाम सेफ्टी दोनों की जो कंसर्न्स होते हैं और उन दोनों का ये कोई ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। और जो आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जैसे क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ द न्यू सेफ्टी रूल्स, इनको इन्होंने एडॉप्ट नहीं किया है, अपनाया नहीं है। कब से? देखो दिसंबर 2014 में दिल्ली में जो गैंग रेप हुआ था, उसके बाद क्या नाम ऐसे क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ द न्यू सेफ्टी फीचर्स लॉन्च किए गए, बताए गए कि इनको सभी रेंटल गाड़ी वालों को आपका इम्प्लीमेंट करना होगा, मगर ये इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। और यूके की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया, ड्राइवर्स का क्लासिफिकेशन किया। पहले क्या था, ये बोला गया था सेल्फ एम्प्लॉयड इनको माना जाए, मगर इन्होंने यूके कोर्ट ने बोल दिया कि ये वर्कर है, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनका जो ट्रीटमेंट होगा वो बद से बदतर हो जाएगा, ठीक है। और डाटा प्राइवेसी का भी कंसर्न्स रहता है, क्योंकि आप जो डाटा इनके पास, देखो आप अपना नाम शेयर करोगे, आपको डेस्टिनेशन शेयर करना पड़ेगा, एज शेयर करनी पड़ेगी, अपना क्या नाम ये शेयर करना पड़ता है, आईडी वाईडी दिखानी पड़ती है, और ठीक है। तो ये आपका डाटा इनके पास जा रहा है, तो ये डाटा का मिसयूज भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल मतलब रिलेटेड उबर से ही है, किल स्विच के बारे में। देखो किल स्विच वैसे तो हम सिंपल मतलब पढ़ते हैं, जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री में बहुत सारी जो है इक्विपमेंट लगे हुए चल रहे हैं, अगर अचानक से कोई हादसा हो जाए, कोई आदमी फंस जाए, ट्रैप हो जाए मशीनों के बीच में, या कुछ ऐसी चीजें होने लगे, या टॉक्सिक गैस रिलीज होने लगे किसी इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, या आपका आग लग जाए, तो क्या करना पड़ेगा, उन मशीनों को रोकना पड़ेगा। मशीनों को रोकने के लिए मशीनों के पास जाना पड़ता है। दो रास्ते हैं, एक तो मशीनों के पास जाके आप मशीनों के स्विच को बंद करो, क्योंकि जो भी इनके पास स्विच दिया होता है। दूसरा रास्ता है जहां से आप उन मशीनों को कंट्रोल करो, कंट्रोल रूम में एक ऐसा स्विच हो जिसको दबाए और सारी मशीनें अपने आप टोटली शट डाउन हो जाए। तो कहने का मतलब, इमरजेंसी की कंडीशन में एक ऐसा बटन जिसको दबाने से सब कुछ शट डाउन हो जाए और जान और माल की हानि को रोका जा सके, उसको ही हम किल स्विच बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, शट डाउन और डिसेबल द डिवाइसेस और प्रोग्राम, यहाँ पे प्रोग्राम की बात की गई है। तो ये तो जब हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल अप्लायंसेस की, फिजिकल अप्लायंसेस की, जैसे कि आपके कोई मोटर हो गया, जैसे कि आपका कोई टैंक में गैस का फ्लो हो रहा है, टैंक में गैस का लीकेज हो जाए, तो वहां पर उसको इंस्ट्रूमेंट को वो बंद कर देना, कंट्रोल वाल्व को बंद कर देना, वो चीजें होगी। मगर यहाँ पे अगर डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आपके सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो उसमें भी एक ऐसा ऐप कह लो या एक ऐसा स्विच कह लो जिसे दबाने से आप किसी भी चीज की थेफ्ट को रोक सकते हो, चोरी को रोक सकते हो, डाटा प्राइवेसी को रोक सकते हो, डाटा प्राइवेसी को आप वो कर सकते हो, इंश्योर कर सकते हो, या किसी को इंफॉर्मेशन को देने से उसको रोका जा सकता है, किसी भी आपके ऑपरेशन को शट डाउन किया जा सकता है। तो यही होता है कि आपका इमरजेंसी कंडीशन में इसका यूज करना, किसके सॉफ्टवेयर बेस्ड आपका इमरजेंसी स्विच, जिसे हम किल स्विच बोल रहे हैं, तो ये यहाँ पे बोला गया है। अब इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो देखिए, अभी हादसा यही मैंने अभी बोला था कि रेप हुआ है। रेप में क्या है कि उबर ड्राइवर ने रेप किया, तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। उस चीज के चलते हुए क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया के अंदर 2 महीने के लिए इसके ऑपरेशंस को बंद कर दिया है, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज बैठा दी है, रेगुलेशन करने के लिए उनका करने के लिए वो बैठा दिया। और उन्होंने बैठाने के बाद ये पाया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने ये पाया कि इसके ऑपरेशंस में तो बहुत ज्यादा धांधलेबाजी हो रही है। जैसे कौन कौन सी धांधलेबाजी, ये वैट को क्या नहीं रिटर्न नहीं कर रही है, उसका वायलेशन कर रही है। ये आपकी जो इंडियन अथॉरिटीज है, जो कि जैसे कि मान लो ट्रैफिक हवलदार हो गए, जब इनसे वो कुछ मांगा जाता है कि आप अपना वो एनवायरमेंटल जो आपका सर्टिफिकेट होता है रिन्यू का, वो दिखाइए, आरसी दिखाइए, उनके काम में बाधा डालती है। या आपके जो कंज्यूमर सर्विसेज है, अगर कोई कस्टमर कंज्यूमर कोर्ट में आपका शिकायत दर्ज करता है, तो वहां उनके उसमें ये जब वे आपके कस्टमर ऑफिसर कंज्यूमर ऑफिसर्स इनसे डाटा मांगेंगे, तो उनको डाटा प्रोवाइड नहीं किया जाता, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनके काम में बाधा प्रोवाइड करती है, ब्लॉक की तरह ये खड़ी हो जाती है, तो एक्सेस उनको नहीं दी जाती। और इनके जो फिजिकल प्रेजेंस जो है इंडिया में, वो बहुत कम है, ना के बराबर है। और जो फिजिकल प्रेजेंस है इंडिया में, वो नाम तो इंडियन की तरीके से, मगर इनका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में, नीदरलैंड से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये किल स्विच के बारे में हमने जाना। अगला आर्टिकल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या है। देखिए, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, नाम से ही पता लग रहा होगा, टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप क्या काम करता है कि दूर की चीजों को देखने के काम में आता है। दूसरा, जेम्स वेब नाम रखा गया कि किसी के नाम पे रखा हो गया होगा। चौथा, कि स्पेस स्पेस यानी कि आपके यूनिवर्स को देखने के, किसी यूनिवर्स में छोड़ा गया होगा, वहां पे इसे स्टेब्लिश किया गया होगा, इंस्टॉल किया होगा, और वहां पे जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि आपकी गैलेक्सीज हो गए, स्टार्स हो गए, और कई सारी ऐसी चीजें उनको देखने के काम में आता हुआ होगा। तो हमने एक ब्रीफ
ब्रीफ आइडिया जानना। सबसे पहले इसकी पिक्चर्स को देख लेते हैं। देखो ये है आपका नासा का कैंपस, और ये आपके जितने भी साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको बनाया है, ये आपकी फुल पिक्चर आपकी दिखाई दे रही है, दूर से दिख रही है पर फुल पिक्चर दिख रही है। तो इस तरह से इसमें जो ये दिख रही है ना आपकी 5 लेयर्स है, इनको बोलते हैं आपके सन शील्ड बोलते हैं। सन शील्ड इसलिए बोला जाता है कि जो ये वाला पोर्शन है इसको हमें कूल रखना होता है टेम्परेचर पर, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर -230 या 260, 266, 245, 230 से 260 के बीच में हम इसे मान सकते हैं। ये आपका बहुत कम टेम्परेचर पर रहता है। और ये जो पीछे का पोर्शन होता है आपका, इसका जो शील्ड है पीछे के नीचे का पोर्शन, पीछे का पोर्शन, ये आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है सन रेज के। तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहेगा। हम इस वाले पोर्शन को, हमारा काम इस वाले पोर्शन का होता है। अब इस पर जो आपकी सन रेज ना पड़े, तो इसलिए हमने इसे शील्ड बनाई जिनको हम सन शील्ड बोल रहे हैं। ये टोटल 5 शील्ड्स होती है। इन 5 शील्ड से आपकी क्या होती है कि सन की जो रेज होती है उनसे बचाव किया जाता है। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट है, सारे साइंटिस्ट किस किस के हैं? एक तो नासा के हैं, एक तो ईसा, और एक आपका सीसा। तो नासा तो आप जानते हो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ईसा आपका क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और सीसा आपका कनाडियन स्पेस एजेंसी। इन तीनों ने मिलकर इसका डिजाइन किया है, इसको बनाया है। अब वर्ल्ड में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे हायर कैपेसिटी वाला, ठीक है, ये पहला आपका टेलीस्कोप है। इससे बड़ा कोई टेलीस्कोप नहीं बना है। अब तक जो ये आपका खिताब हासिल था, ये हब्बल टेलीस्कोप को हासिल था। हब्बल टेलीस्कोप जो कि 1990 में लॉन्च किया गया था, मगर अभी इसको क्या है 2021 में 25 दिसंबर, जो कि क्रिसमस डे होता है, उस दिन इसे लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, 2021 में। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसका काम क्या है? ये जो काम करेगा, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि यूनिवर्स में जाकर वहां से फोटो खींचेगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के, और हमें सेंड करेगा। तो इसने ये कुछ आपकी पिक्चर सेंड की है 5 डिफरेंट रीजन्स में। 5 डिफरेंट रीजन्स अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ इमेज सेंड की है जो साइंस ऑब्जेक्ट्स की, और आपकी कुछ कुछ और दूसरे ऑब्जेक्ट्स की इमेज इसने सेंड की है। वो इमेज हम देखेंगे। जब आप उन इमेज को देखोगे आप हद प्रभ रह जाओगे, यानी कि बहुत चक्के रह जाओगे, एकदम शन रह जाओगे। तो ठीक है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखो ये तो आपका इसका हो गया, जो ये आपका ग्लास है इसका, यानी कि मिरर है। ये आपका आपका क्या हो गया? प्राइमरी मिरर, ये वाला। ये जो है ये वाला, ये सेकेंडरी मिरर। अगर आप इसको ऐसे ओपन कर दोगे, इधर ले आओगे, तो ये इस शेप में आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंडरी मिरर हो गया, ये प्राइमरी मिरर हो गया। जो इस पे रेज दूर से आपकी ऑब्जेक्ट की रेज आके इस पे ऐसे पड़ेगी, ठीक है, तो ये कन्वर्ज होकर ऐसे जाएगी, इसके ऊपर जाएगी, ये सब कन्वर्ज होकर इसके ऊपर जाएगी, और ये रिफ्लेक्ट करेगा इसके अंदर, ये वाली अंदर, ठीक है, यहाँ पे। और ये इसके अंदर जाकर पीछे लगा हुआ है साइंस ऑब्जेक्ट, यानी कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। ये उसको प्रोसेस करेंगे, उस लाइट को प्रोसेस करेंगे, उसको क्या करेंगे? इमेज में कन्वर्ट कर देंगे। इमेज में कन्वर्ट करके वो नीचे आपके हेडक्वार्टर को भेज देंगे, जो कि नासा का हेडक्वार्टर है, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर तो इसमें नासा ही है ना, तो उसको ये सेंड कर देंगे। ये यहाँ पे आपकी कुछ कुछ चीजें लगी है, शील्ड लगी हुई है, ठीक है, सोलर एरे, यानी कि इसको जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड करेगा, सोलर एरे है। यहाँ पे एंटीना है, यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट बस है, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ट्रैप लगी है, जो इसको स्टेबलाइज करके रखती है। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा पिक्चर में इसके बारे में ब्रीफ आइडिया ले लिया। ठीक है, अभी आपको, मुझे नहीं लगता कोई इसमें डाउट होगा। यहाँ पे इसके अंदर नासा के अंदर रखी हुई है पूरी। देखो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये आपकी तरफ, आगे की तरफ आ जाता है, ऐसा हो जाता है, जैसे ये दिख रहा है ऐसा हो जाता है। ये जो आपका सेकेंडरी मिरर है, ये वाला, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ये गैलेक्सीज के क्लस्टर्स की पिक्चर सेंड की, जो कि 4.6 बिलियन ईयर्स एगो पहले अपीयर्ड हुई थी। यानी कि इसने उस गैलेक्सीज की आपकी पिक्चर सेंड की जो कि आपकी 4.6 बिलियन ईयर एगो, यानी कि आपका बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन होता है 10⁹ ठीक है, और आपका 1 बिलियन 10⁹ होता है, और आपके 4.6 है, यानी कि 4.6 इंटू 10⁹ ईयर्स। इतने ईयर्स एगो, सोच के देखिए कितने ईयर्स एगो की बात कर रहा है, 10⁹ इतने ईयर्स एगो की बात। यानी कि अब जब अगर हम बात करते हैं 50 साल पहले, 100 साल पहले, तो हमें देखिए कितना बड़ा टाइम स्पेन लगता है 100 साल पहले। अभी अपने वर्ल्ड को ही देखिए, 100 साल पहले वर्ल्ड कैसा था? ना कोई डेवलपमेंट था, ना कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, ना कुछ था। उससे पहले तो आपका अंग्रेजों का राज था। इंडिया की अगर बात करें, कई आपकी टेरिटरीज में, वर्ल्ड की कई टेरिटरीज में अंग्रेजों का राज था।
तो उस वक्त के हालात कैसे थे। मगर आज कितना डेवलपमेंट आ चुका है, आप टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस कितना आगे पहुंच चुका है। तो हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 साल पहले देखें तो कितना अजीब लगता है उसके बारे में सोचने, जब हम इंटरनेट पर पिक्चर्स देखते हैं। मगर यहाँ पे तो बात 4.6 बिलियन ईयर्स एगो की हो रही है, तो उस वक्त वर्ल्ड, उस वक्त क्या रहा होगा। अर्थ तो थी नहीं होगी, अर्थ थी तो क्या था, अर्थ नहीं थी तो क्या था, यानी कितना इमेजिंग, कितना एक्साइटिंग आपका पिक्चर होगी। तो उस पिक्चर को हम यहाँ आगे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि डीपेस्ट फाइनेस्ट इंफ्रारेड इमेजेस की मदद से ये पिक्चर्स आपकी बनाई गई है, पिक्चर्स ली गई है। किसकी, जो ओल्डेस्ट, जो सबसे पुरानी और सबसे ओल्डेस्ट आपकी गैलेक्सीज है, उनको डिस्कवर्ड किया है आपके इसने जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। अब इसको क्या मदद मिलेगी इन पिक्चर्स की मदद से, हम जो है यानी कि साइंटिस्ट जो आपके वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट है, उसकी मदद से इनके बारे में और जान सकेंगे। जो एंशियंट गैलेक्सीज है उनके मास के बारे में जान सकेंगे, उनकी कितनी एज है और जान सकेंगे, उनकी हिस्ट्री क्या रही है, कैसे वो इवोल्व हुई है वो जान सकेंगे, इनका कंपोजिशन क्या क्या है, किसकी चीज से मिलके बनी, मेटल से बनी है, गैस से बनी है, या आपके पत्थर से मिलके बनी है, ये कौन कौन सी गैसेज है, कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स है, तो किसकी चीज से मिलके बनी, इसके बारे में जाना जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पिक्चर्स है, दिल थाम के देखिए इस पिक्चर्स को, सोचिए आप इस वक्त, आप इमेजिन करिए आप यूनिवर्स के अंदर है और यूनिवर्स के अंदर अपनी नेक्ड आई से इन चीजों को देख लो, देखो कैसी पिक्चर्स खींची है, कलरफुल। आज से पहले इतने कई सौ सालों से पहले ऐसी पिक्चर्स आपको देखने को नहीं मिली होगी, मगर आपके सामने पिक्चर्स है जो कि आपकी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार इतने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की, जो आपकी गैलेक्सीज है, जो आपके पहाड़ टाइप स्ट्रक्चर, देखिए ये गैलेक्सी दिख रही है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आपको दिखाई दे रही है। तो ये पिक्चर ब्लैक होल दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये तो ये पिक्चर्स, ये आपकी जो गैलेक्सीज है ये सब ब्लैक होल्स है, और क्या क्या चीजें न जाने, ये आपके पहाड़ टाइप स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, किस तरह की स्ट्रक्चर, आपको तो कितना शन्न रह जाता है माइंड इन्हें देख के कि मतलब इमेजिन नहीं किया जा सकता, वर्ड नहीं है कि बताया जा सके किस टाइप की पिक्चर्स है, हमने क्या देख लिया है। यानी कि आपके 13-14 बिलियन ईयर्स एगो पहले जो घटनाएं हुई थी, जो चीजें इवेंट हुई थी, जो लाइट क्रिएट हुई थी, वो लाइट अब हमारे पास पहुंची है। इतनी पुरानी लाइट को अब हम देख रहे, कहने का मतलब आप 13.5 बिलियन ईयर्स एगो हम पीछे जा रहे हैं, टाइम में इतना पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये, इन पिक्चर्स को देखने का मतलब ये है कि इतने बिलियंस ईयर्स है वो हम पिक्चर देख रहे हैं। ये पिक्चर्स तभी देखते हैं, किसी भी चीज को तभी देखते हैं ना, कि वो लाइट हमारी आंखों में आती है उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके। तो इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके जो लाइट हमारी आंखों में आ रही है, तभी तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं। यानी कि ये हम वो लाइट को देख रहे हैं जो 13.5 बिलियन ईयर्स है वो पहले इजाद हुई थी, वो गैलेक्सीज इजाद हुई थी, ओल्डेस्ट लाइट को हम देख रहे हैं। कहने का मतलब हम टाइम में पीछे जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पहले तो हम पिक्चर से समझ लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे देखें। पहले यहाँ पे हम चलते इस पिक्चर्स में देखें। ये जो पिक्चर्स है हमने जान लिया, नासा ने, ईशा ने, सीसा ने सब मिलके बनाया। इसका जो टर्म रखा गया है लगभग 5 साल रखा गया, मगर ये 5 साल से ज्यादा चलेगा। टर्म इसका लगभग मानिए आप 10 साल है, वैसे तो मिनिमम 5 साल है, 10 साल। इसका वेट जो है 6.5 टन है। ठीक है, 6.5 टन है। जो इसमें ये मिरर की जो लेंथ है वो आपकी 6.5 मीटर लंबा मिरर है। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा जानने लायक नहीं है, मगर हम ये जान लेते कैसे प्रक्षेप किया गया, प्रोजेक्टेड किया गया। तो ये अर्थ है आपका, इस अर्थ से नासा ने यहाँ से इसे ऑब्जेक्ट किया, ये अर्थ की आपकी ऑर्बिट को छोड़ के ऐसे ऐसे गया, ऐसे जाके यहाँ पे जब आपका आया, ये ऐसे घूम गया और ऐसे घूम के ये ऐसे घूम गया L2 पॉइंट पर। अब ये L2 पॉइंट क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, मगर उससे पहले एक टेक्निक जान लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंफ्रारेड टेक्निक। और आपका एडवांस ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स की मदद से हम हिस्ट्री के अंदर झांक सकते हैं, हिस्ट्री को एग्जामाइन कर सकते हैं कि हमारी जो इतने 13.5 बिलियन ईयर्स पुरानी, बिलियन ईयर्स एगो की जो हिस्ट्री है वो किस किस फेज से हमारी गुजरी है, यानी कि कॉस्मिक जो हिस्ट्री है वो किस किस फेज से होके गुजरी है, वो हम पता कर पाएंगे इस चीज की ऑब्जर्वेटरी की मदद से। ठीक है, ये पिक्चर्स आपको क्लियर क्लियर यहाँ पर दिखाई गई है, वो वहां पर क्या था, वहां पे आपको कंबाइन करके दिखाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम जान लेते हैं और इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे जानते हैं हम। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका हो गया सन, ये आपका हो गया अर्थ, और ये आपका हो गया मून। ये मून आपके अर्थ का रोटेशन लगा रहा है, और ये आपका हो गया पॉइंट L2 जिसको, और ये आपका हो गया हब्बल, ये आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप, यहाँ पे आपका हब्बल टेलीस्कोप है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि
तीन 5 पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट होते हैं इसमें, जो आपका सन अर्थ जो सिस्टम है पूरा, उसमें 5 पॉइंट होते हैं। उनको हम लेग्रांज पॉइंट बोलते हैं। लेग्रांज पॉइंट इसलिए बोला जाता है कि एक आपके इटालियन और फ्रेंच साइंटिस्ट है जिसका नाम जोसेफ जेम्स लेग्रांज है। उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने इन पॉइंट को ढूंढा, उनको सम्मान देने के लिए इनका नाम लेग्रांज पॉइंट रखा गया। 5 लेग्रांज पॉइंट है, कौन कौन से? देखिए, पॉइंट नंबर 1 ये आपका पॉइंट हो गया L1, पॉइंट नंबर 2 L2, पॉइंट नंबर 3 L3, पॉइंट नंबर 4 L4 और पॉइंट नंबर 5 L5। ये आपके 5 लैग्रांज पॉइंट है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है आपका L2 पॉइंट पे ऐसे घूम रहा है, इसके परपेंडिकुलर यानी कि एक्सिस जो है, ये वाली एक्सिस है L2 L1 L3 वाली एक्सिस है, इसके उस पर घूम रहा है। ऐसा कैसे घूमता है? ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा रहा है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर जो इसकी एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर घूम रहा है। तो ये अब कैसे, क्यों घूमता है? देखो, पहले तो हम लैग्रांज पॉइंट के बारे में जान ले। जो ये लैग्रांजियन पॉइंट है, ग्रेविटेशनली स्पेशल पोजीशंस होती है जहां पर आपका क्या होता है कि जो पूरा ये अर्थ सन का जो सिस्टम है, यहाँ पे क्या आपका वो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो लगभग या तो जीरो हो जाता है, बहुत मिनिमम हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो ऑर्बिट कर दिए जाते हैं उन पे आपका क्या फोर्स तो मिनिमम लगेगा, तो वो ज्यादा स्टेबल रहता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जब स्टेबल ज्यादा होंगे तो उन्हें अपनी एनर्जी का कंज्यूमशन कम करना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी की कॉस्ट कटिंग ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब एनर्जी आपकी बचती है, वो लॉन्ग टाइम तक आपका क्या है, सर्वाइव कर सकता है वहां पे। तो यही इस चीज में बोला गया है कि जो है L2 जो है ऑफर्स करता है। हाँ, वो सॉरी, दूसरी चीज है कि यहाँ पे जो L2 पॉइंट पे क्या है कि ये आपका स्पेस का डीप व्यू ऑफर करता है। अगर L2 पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, किसी टेलीस्कोप को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जो सन और अर्थ का जो मून का जो सिस्टम है ये पीछे होते हैं, और आपका जो ये टेलीस्कोप है ये पीछे यूनिवर्स को आपको ऑब्जर्व करता है, यानी कि इसकी बैक साइड सन की तरफ रहती है, जो हमने पिक्चर्स में देखा, ये वाली पिक्चर्स में देखा। जो इसकी ये वाली बैक साइड है, ये वाली बैक साइड, ये जो आपकी सन शील्ड है, जो सन की साइड रहती है, सन को फेस करते हैं, और ये वाली साइड आपकी यूनिवर्स की साइड रहती है। ठीक है, हम यहाँ पे जो ये घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, यानी कि ऐसे 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 घूम रहा है, तो ये इस यूनिवर्स की साइड रहती है कि ये यूनिवर्स के अंदर झांकता है, यूनिवर्स के अंदर देखता है, तब उसकी पिक्चर्स हमें सेंड करता है। और जो इसकी शील्ड वाली साइड है, ये आपकी सन की साइड रहती है, जो सन से आती है लाइट है, और या अर्थ से लाइट आती है, उसकी साइड रहती है। तो आपका क्लियर व्यू देता है डीप स्पेस टेलीस्कोप जो है, ये क्लियर व्यू देते हैं आपका डीप स्पेस का। ठीक है, यही सब इसमें बोला गया। और जबकि आपका हब्बल टेलीस्कोप कहाँ है? इसमें है, जो अर्थ की जो आपकी वो है, क्या नाम है, ऑर्बिट है, जो कि 570, ये वाला, ये 570 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और ये आपकी कितनी डिस्टेंस पे है ये वाली? ये आपकी है 1.5 लाख, 1.5 बिलियन, सॉरी 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे है। आगे भी हम देखेंगे इसको, तो हमने कुछ पॉइंट्स जाने यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसके बारे में, हाँ, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरिजन किया गया है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप पे इसे लॉन्च किया गया था 2021 25 दिसंबर को। ठीक है, तो 25 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। इसकी लाइफ जो लगभग 10 साल बताई जा रही है। मिरर का साइज 6.5 मीटर हो गया, और जो इसका जो टोटल वेट भी है लगभग 6.5 टन ही है। और यहाँ पे 6200 लिखा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। ऑपरेटिंग टेम्परेचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ -230 से या 260 के बीच डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसका होता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ठीक है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप के, वो हब्बल टेलीस्कोप की अगर हम बात करें, जो इसका मिरर का साइज होता है वो आपका 2.4 मीटर का होता है। लाइफ टाइम इसका 32 ईयर, इसका मतलब ऑलमोस्ट अब रिटायर होने वाला है, क्योंकि 31-32 साल तो होने वाले हैं सब। तो 1990 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका जो वेट है इसका लगभग दुगना है, आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप से दुगना है। और इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो ये आपका हब्बल टेलीस्कोप हो गया, जेम्स वेब टेलीस्कोप हो गया। अब इनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन सी रेज को, कौन कौन सी ये लाइट को आपका कैप्चर करते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो लाइट कैप्चर करता है, इंफ्रारेड के लेवल, इंफ्रारेड वाली रेंज की लाइट को कैप्चर करता है। इंफ्रारेड की जो रेंज होती है कितने से कितने तक होती है? इंफ्रारेड की रेंज होती है आपकी 700 नैनोमीटर से आपकी 1000 नैनोमीटर के अप्रोक्सीमेट होती है, ये इंफ्रारेड की रेंज होती है। जबकि आपकी
ये क्या नाम, विजिबल लाइट की रेंज होती है 300 नैनोमीटर से आपका कितना 700 नैनोमीटर तक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपकी ये हब्बल टेलीस्कोप, सॉरी, आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये किस ऑब्जर्व ऑब्जर्व करता है, इंफ्रारेड को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और जो हब्बल करता है आपकी विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करता है। तो ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, यहीं पे हमने डिस्कस कर लिया। नासा ने, ईएसए ने और कनेडियन स्पेस एजेंसी ने 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया था। ये जो आपका है सन अर्थ L2 लैग्रांज पॉइंट पे है, अप्रोक्सीमेटली कितने 1.5 मिलियन किलोमीटर बियॉन्ड द अर्थ ऑर्बिट है, और जो सन के चारों तरफ है। ठीक है, और जो है इसके बारे में और ये चीज क्या नाम है इसका, जो लैग्रांज पॉइंट जो है, इनका नाम क्यों ऐसा रखा गया, इसलिए रखा गया है कि यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स जो है दो बॉडीज पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और सबसे या तो सबसे कम होगा। ठीक है, वहाँ पे इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है। ये इस पोजीशन पे इसलिए रखे जाता है, रिलेटिवली स्टेबल्स होता है, मिनिमम एनर्जी की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, और अपने आप को स्टेबल रखते हैं ये वाले जो भी आपका सैटेलाइट वहाँ पे लॉन्च की जाती है। और जो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप सबसे बड़ा है, मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है। और ये क्या है, टाइम के बैकवर्ड झांकेगा, कहने का मतलब कैन सी बैकवर्ड इनटू टाइम जस्ट आफ्टर बिग बैंग। बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद जो लाइट एक्सपेंड होना शुरू हुई, तो जब से चली और आज हमारे पास पहुंची है, तो ये गैलेक्सीज को देखेगा, जब गैलेक्सीज कैसे क्रिएट हुई, लाइट ने इतने साल लिए हम तक पहुंचने में, जो गैलेक्सीज उस टाइम पे क्रिएट हुई थी, उनकी जो लाइट है अब तक हमारे पास पहुंची, हमने जो टेलीस्कोप से देखी, तो इसका मतलब हम इतने साल पीछे देखेंगे टाइम में। तो यही सब इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इसका ऑब्जेक्ट जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट तो यही है कि हर एक फेज को, जो कॉस्मिक हिस्ट्री हमारी क्रिएट हुई थी, कि सबसे पहले बिग बैंग हुआ, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द गैलेक्सी, स्टार्स और प्लेनेट हुआ, उसके बाद आपकी सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ। ये कैसे कैसे जितनी फेज से ये आपकी कॉस्मिक हिस्ट्री गुजरी है, जो हिस्ट्री रही है, जिस फेज से भी गुजरी है, उन फेज का इवोल्यूशन कैसे हो, उसके बारे में एग्जामिनेशन करेगा। इसका जो गोल्स है उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब जो ये गोल्स है वो कौन कौन से है, पहले गोल्स में क्या करेगा, ये थ्री 13.5 बिलियन ईयर एगो जो घटनाएं हुई थी, जो पहले स्टार्स बने थे, गैलेक्सीज बने थे, जो फॉर्म आउट हुए थे यूनिवर्स से, डार्क यूनिवर्स से, उनके बारे में ये खोज करेगा। दूसरा जो है, ये कंपेयर करेगा जो फेंटेस्ट, जो बिल्कुल डल गैलेक्सीज है आपकी, और जो आपकी अर्लीस्ट न्यूएस्ट गैलेक्सी जो फॉर्म हो रही है, जो स्पाइरल गैलेक्सीज है आपकी, तो स्पाइरल गैलेक्सी ये न्यूएस्ट है। तो इनको कंपेरिजन करेगा कि क्या क्या इनमें दोनों में डिफरेंस है, और अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा कि गैलेक्सीज कैसे एक दूसरे मतलब असेंबल हुई है, इतने बिलियंस ईयर्स एगो में कैसे ये असेंबल होती आई है। तीसरा इसका गोल हो जाएगा, ये स्टार्स और जो प्लेनेटरी सिस्टम्स है उनके बारे में जानेंगे, कैसे बॉर्न हुए। चौथा आपका होगा कि जो एक्स्ट्रा एक्सो एक्सो प्लेनेट्स होते हैं, एक्सो प्लेनेट्स वो प्लेनेट्स होते हैं जो सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं, जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, हमने अपनी गैलेक्सी का नाम क्या रखा है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारा पूरा सोलर सिस्टम में जितने भी आपके प्लेनेट्स आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, उनसे बाहर जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स है, प्लेनेट्स है, उनको एक्सो प्लेनेट्स बोलते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट्स भी, वो सोलर प्लेनेट्स भी बोल सकते हैं। तो उनके एटमॉस्फेयर को ये ऑब्जर्व करेगा और पता लगाएगा कि ऐसे कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो वहां पे लाइफ संभव हो सकती है, क्या क्या ऐसा है कि वहां पे लाइफ संभव हो सके। तो ये हमने जाना। अगला आर्टिकल हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में है। देखिए आरबीआई ने क्या किया है, ऐसे कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे हम फॉरेक्स के इनफ्लो को बढ़ा सके, इंडिया में फॉरेक्स जो इनफ्लो हो सके। क्योंकि किस वजह से फॉरेक्स इनफ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि पैसे में डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारा क्या नाम इस तरह का यहाँ पे देखा गया पिछले 6 महीने में कि आपका जो फॉरेक्स का आउटफ्लो देखने को ज्यादा मिला। फॉरेक्स यानी कि जितना भी हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व था और फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट था, उसका आउटफ्लो ज्यादा देखने को मिला। उसकी वजह से क्या है, 4.1% आपका डेप्रिसिएशन पैसे में देखने को मिलेगा। रीजन क्या रहा है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन, जैसे कि आपका श्रीलंका क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, हमारा इंडिया चाइना का वो चलता रहता है, इंडिया पाकिस्तान का इशू चलते रहते हैं, ठीक है, आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ओ सॉरी, यूरोपियन का वो चल रहा है, नाटो का चल रहा है आपका, और आपका रशिया और यूक्रेन का लड़ाई चल रही है। दूसरा आपका इलेक्शंस और अनस्टेबिलिटी चल रही है वहाँ पे, क्या नाम, यूके में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह की कई सारी चीजें चल रही है। ठीक, और यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन देखने को मिला 4.1%, यानी कि जो अभी रुपए की जो हालत है वो 79.3 है अगेंस्ट यूएस डॉलर, यानी कि एक यूएस डॉलर में आपका कितना है, 79.3
थ्री रुपए है। तो यानी कि रुपए का डेप्रिसिएशन ज्यादा देखने को मिला अभी फिलहाल। जो फिनेंशियल करंट फिनेंशियल ईयर्स चल रहा है, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने 2.32 लाख रुपए अपने जो है खींच लिए है अपनी इंडियन मार्केट से पिछले 6 महीने में। इसलिए फॉरेक्स रिजर्व जो है डिक्रीज हो गया है कितना, 50 बिलियन इतना डिक्रीज हुआ है। कहाँ पे पहुंच गया है, 593 पॉइंट बिलियन पे पहुंच गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फॉरेक्स रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। फॉरेक्स रिजर्व जो है ये आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, यानी कि एसेट होती है जो कि आपका क्या है, हमारी कंट्री, जिस कंट्री की हम बात करें, हम इंडिया से है तो इंडिया की बात करें, ये एज ए रिजर्व के तौर पर रखे जाते हैं। किसके, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, हमारे यहाँ पे आरबीआई है, वो आपकी फॉरेन करेंसी को, जहाँ पे बात करते हैं हम यूएस की करेंसी की यानी कि डॉलर की, हम एज ए रिजर्व की तरह हम इसे रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी आगे और बात करें, जो फॉरेक्स रिजर्व्स होता है ये होल्डिंग्स होती है, एक तरह से कैश की होल्डिंग हो गई, बैंक्स के डिपॉजिट्स हो गए, बॉन्ड्स की फॉर्म में हो गए, फिनेंशियल एसेट्स हो गई, ये इनकी फॉर्म में होल्डिंग्स होती है। बैंक्स की करेंसीज होगी, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स हो गए, और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी। ठीक है, ये फॉरेक्स रिजर्व्स इनको बोलते हैं। तो जो ज्यादातर फॉरेक्स रिजर्व होते हैं डॉलर की फॉर्म में होते हैं। तो अब इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं फॉरेक्स रिजर्व के, फॉरेक्स करेंसी एसेट्स होते हैं, सबसे ज्यादा डोमिनेट यही करती है। दूसरे नंबर पे जो डोमिनेट करता है गोल्ड रिजर्व्स करते हैं। तीसरे नंबर पे स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स वो राइट्स होते हैं, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं इसको जो कौन डिफाइन करता है, आईएमएफ डिफाइन करता है, और उसको मेंटेन भी आईएमएफ ही करता है। एक तरह का ये रिजर्व्स ही होते हैं, एसेट्स होती है रिजर्व्स की, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व एसेट्स होते हैं। और एक आपका क्या होता है, ये मिनिमम रखने होते हैं। ठीक है, ये मिनिमम आपको रखने होते हैं, ठीक, जो किसी भी कंट्री के पास हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है रिजर्व टैंक की पोजीशन। इसमें क्या होता है कि जो आपकी आईएमएफ होल्ड करके रखते हैं किसी कंट्री की करेंसी को, और जो कंट्री का जो आईएमएफ की द्वारा डिजाइन किया हुआ कोटा होता है वो मिनिमम इतना रखना ही होता है। उनका जो डिफरेंस होता है उसको आपका क्या बोलते हैं, रिजर्व टैंक की पोजीशंस बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहे हैं हम, कि जो फाइनेंशियल एसेट्स होती है वो आपकी क्या होती है, ये ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी कि लिक्विड होती है। ये टेंजिबल फॉर्म की एसेट्स, जो टेंजिबल एसेट्स होती है उनकी कंपेरिजन में लिक्विड होती है। इंटेंजिबल एसेट्स मान लो स्टेट हो गया, आपकी जमीन होगी, जमीन को आप आसानी से नहीं बेच पाओगे, जबकि आपके कोई बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, इनको आप एक ही दिन के अंदर तुरंत बेच सकते हो, तो इसलिए लिक्विडिटी ज्यादा होती है इनमें। नॉन फिजिकल एसेट्स की फॉर्म में होती है फिनेंशियल एसेट्स, बैंक डिपॉजिट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कंपनीज के शेयर्स कैपिटल्स होगी, ये हो गए। और जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं वो एक तरह से काम कैसे करते हैं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते हैं, इंडिया के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते हैं। ये कब काम आएंगे, जैसे कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया, ये तब काम में आते हैं। ठीक है, जैसे हमें एक्सटर्नल ट्रेड करना है दूसरी कंट्री से, तब काम में आता है, क्योंकि उसे तो आप सारा व्यापार, सारा जो वो चलता है वो तो डॉलर की फॉर्म में चलता है ना, तो पेमेंट देने में आता है, डेवलपमेंट की फॉर्म में आता है। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व की बात करें वो कितना है, 580 0.25 बिलियन, इतने डॉलर। ठीक है, ये कब तक का था, 8 जुलाई 2022 का डाटा है, इतना 580.25 बिलियन डॉलर। ठीक है, इतना फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया का। ठीक, अब गोल्ड रिजर्व की अगर हम बात करें कि गोल्ड रिजर्व कितना है, मार्च 2021 की अगर हम बात करें, मार्च 2021 की अगर हम बात करें, तो 695.31 MT, इतने मीट्रिक टन आपका क्या है, गोल्ड रिजर्व है हमारे पास अब तक का हाईएस्ट। ठीक है, तो ये सब हमने इसके बारे में जाना। अब हम थोड़ा सा जो और जानने की कोशिश करेंगे वो ये कोशिश करेंगे कि आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ये सब क्या होते हैं। ठीक है, पहले तो ये जान लेते हैं कि क्या क्या मेजर्स लिए गए। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उनका इन्वेस्टमेंट डेप्थ में होना चाहिए, तो ये मेजर्स लिए गए फॉरेन सीजन को बढ़ाने के लिए। तो पहले फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को जान लेते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, देखिए, पहले तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को जान लेते हैं, ये क्या होता है, तभी इन्वेस्टर्स को जानेंगे। तो जो ये होल्डिंग्स होती है फाइनेंशियल एसेट्स की, फाइनेंशियल एसेट्स हम जान चुके, स्टॉक्स हो गया, एडीआर हो गए आपके, ठीक है, जीडीआर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट, ये आपकी एक तरह की सिक्योरिटीज होती है, इनमें क्या पैसिवली होल्ड किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है जो फाइनेंशियल एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट करता है उनको क्या कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स उनको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही
बोला गया कि अगर वो पैसा यहाँ पे इंडियन मार्केट में इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा, बूस्ट होगा, डेप्ट पोर्टफोलियो इनफ्लोज बूस्ट होगा। इससे क्या है, जो सिक्योरिटी की जो मार्केट से बास्केट है वो अवेलेबल हो जाएगी फॉर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड इंडियन कंपनीज, नॉट कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सिक्योरिटी रिसिप्ट में, इनमें क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है बाहर के इन्वेस्टर्स के द्वारा। हाई रिटर्न, दूसरा स्टेप लेगा हाई रिटर्न। आरबीआई ने क्या किया कि आप जो बाहर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको हाई रिटर्न दो, क्योंकि उनके लिए एक तरह से चार्मिंग पॉइंट रहेगा इंडिया में इन्वेस्ट करना। तो उन्हें क्या आया होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डॉलर आएगा। तीसरा, ईएसबीज का जो आपका है, इनके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको रिलैक्स कर दो, यानी कि बहुत कम कर दो। रूल एंड रेगुलेशन रिलैक्स करने का मतलब कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, दूसरी कंट्री से, कॉमर्शियल मतलब पैसे की, बोरिंग्स मतलब उधार लेना, कि बाहर से उधार लेना। एक तो देखिए जो कॉर्पोरेट्स हाउसेज होते हैं, कॉर्पोरेट्स कंपनीज होती है, वो क्या करती है, बाहर से और अपने इंडिया से उधार लेती है। अब क्या है, अगर सब लोग बाहर से उधार ले लेंगे तो इंडिया में तो कुछ डेवलपमेंट की एक्टिविटीज और कॉमर्शियल एक्टिविटीज होगी नहीं। तो इसलिए बाहर की कंट्रीज को ही फायदा होगा, बाहर के बैंक्स को ही फायदा होगा। तो इसलिए कुछ रूल्स बना के रखती है इंडियन गवर्नमेंट, आरबीआई रूल बना के रखती है। उस रूल के तहत बाहर से लोन लेना ज्यादा महंगा पड़ता है, मगर अगर आप उन रूल्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दोगे, आसान बना दोगे, तो बाहर से लोन लेना आसान हो जाएगा। जब बाहर से लोन लोगे तो आप क्या डॉलर की फॉर्म में लोगे, तो डॉलर अपने यही आएगा ना, इंडिया में ही आएगा। तो इसलिए रूल को रिलैक्स कर दिया गया है, यानी कि 1% जो कैप बढ़ाई गई थी उसको रिलैक्स कर दिया गया है, ठीक है। कौन वो करते हैं कि इंडियन कॉर्पोरेशंस और पीएसयू ये बाहर से आपका लोन देते हैं। एक्सपोर्ट टैक्स जो है वो कम कर दिया गया है, वो सॉरी एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया गया, किस पे, ऑयल्स पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, इंपोर्ट ड्यूटी जो गोल्ड पे है, वो एक्सपोर्ट टैक्स उन पे बढ़ा दिया गया है। ये क्या करता है, तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कंट्रोल करने में काम में आता है। और एग्जेम्पशन कर दिया गया एफसीएनआर बीज को और एनआरआई डिपोजिट को। एफसीएनआर होता है आपका, क्या होता है, फॉरेन ये आपका क्या नाम, जो आपका एक्सचेंज होता है, यानी कि आपके जो फॉरेन एक्सचेंजेस होते हैं, यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स जो बैंक्स के अकाउंट होते हैं, उनको आपका यहाँ पे डिपॉजिट करने को बोला गया है, ठीक है। एनआरआईज को अपने यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए बोला गया कि आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे डिपॉजिट कीजिए, तो हम यहाँ पे आपको अच्छे रेट्स देंगे। दूसरा, अगला आर्टिकल हमारा क्या है, जागृति मैस्कोट के बारे में। जागृति मैस्कोट क्या है, अ, जागृति हाँ, जागृति मैस्कोट क्या है, देखिए यहाँ पे जो डिपार्टमेंट कंज्यूमर अफेयर्स है, उसने जागृति मैस्कोट को लॉन्च किया। ये इसका काम यही था कि कंज्यूमर्स को एम्पावर करना, उनके बीच में अवेयरनेस को जनरेट करना, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा, ये वर्क यही करेगा कि कंज्यूमर्स को आपको एम्पावर करना है, ठीक है। उनके कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में बताना है, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम आए वो कंज्यूमर अफेयर कोर्ट में जा सके, अवेयरनेस आ सके। गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव इसके अंदर आता है, प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, हॉलमार्किंग का इन्होंने कंसेप्ट रखा है कि हॉलमार्क को देख के ही खरीदिए कोई सी चीज, जैसे कि आप गोल्ड खरीदते हो उसमें हॉलमार्किंग का साइन देख के खरीदिए। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर जो कि 1915 है, उसको लॉन्च किया हुआ है। प्रोविजंस फॉर वेट एंड मेजर्स एक्ट है, उसके तहत आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। सेंट्रल कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्टेब्लिश की गई है, और टेस्टिमोनियल्स बाय कंज्यूमर्स ऑन द ग्रीवेंस रिड्रेसल्स। ये जब आपका कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो रिड्रेसल के लिए आपका, आप क्या नाम, कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, तो आपको कौन कौन से टेस्टिमोनियल चाहिए, तो वो यहाँ पर बोला गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन, इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।